infertility is 1 in every 4 couples. जो लोग डरते हैं आईवीएफ करवाने से पहले, उनको लगता है कि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। Infertility is not a female problem. ये महिलाओं की समस्या नहीं है, ये एक कपल प्रॉब्लम है। अब जो हम अपनी मैरिज की एज को पोस्टपोन कर रहे हैं, अपनी प्रेगनेंसीज की एज को पोस्टपोन कर रहे हैं, दैट हैज़ बिकम द बिगेस्ट चैलेंज। जो हम हवा सूंघ रहे हैं वो अगर हमारे फेफड़ों को काला कर सकती है तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी उतना ही खराब हाल कर सकती है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो करोड़ों लोगों के दिल के बहुत करीब है, फर्टिलिटी, आईवीएफ एंड द जर्नी टुवर्ड्स पेरेंटहुड। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ में एक ऐसी गेस्ट हैं जो इस इंडस्ट्री में जाना माना चेहरा हैं और उन्होंने बहुत सारे कपल्स की हेल्प की है इस प्रोसेस को सक्सेसफुल करने में, एंड शी हैज़ मोर देन अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर प्राची बनेरा। सो डॉक्टर प्राची, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में आईवीएफ के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में, पेरेंटहुड के बारे में बात करके मुझे आई थिंक और पूरे व्यूवर्स को बहुत मज़ा आने वाला है। सो वेलकम टू द शो। थैंक यू चिन्मय, द प्लेजर इज़ ऑल माइन। सो डॉक्टर प्राची, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी को लेमन लैंग्वेज में समझाना हो कि आईवीएफ क्या होता है और उसके कितने स्टेप्स, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप कैसे समझाएंगे? सो चिन्मय, आईवीएफ साइंस का इतना बड़ा वरदान है जिससे करोड़ों लोग जो संतानहीनता से जूझ रहे हैं आज सक्सेसफुली पेरेंट बन पाए हैं। तो आईवीएफ की जर्नी गोज बैक टू मोर देन 50 इयर्स नाउ। पहला आईवीएफ यूके में मैनचेस्टर में हुआ था एंड उसके बाद करोड़ों कपल्स ने आईवीएफ की हेल्प से पेरेंटहुड प्राप्त करी है। सो आईवीएफ इज़ अ मोर और लेस सिंपल प्रोसेस। आईवीएफ चालू होता है एक लेडी के पीरियड के सेकेंड डे से हम उनको कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस लगाते हैं बिकॉज रूटीनली हमारी ओवरीज में सिर्फ एक अंडा मैच्योर होता है, बट इन एन आईवीएफ साइकिल हम उनको कुछ ऐसे हार्मोन के इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे उनकी ओवरी में एक से ज़्यादा अंडे डिपेंडिंग उनके ओवेरियन रिजर्व पे ग्रो करने लगे। जब ये सारे अंडे मैच्योर हो जाते हैं, जो कि लगभग 10-12 इंजेक्शंस के बाद होता है, तो औरत को बेहोश करके ये सारे अंडे विदाउट गिविंग अ कट ऑन हर टमी वजाइनली बाहर निकाल लिए जाते हैं। जिस दिन एग्स बाहर निकालते हैं सेम टाइम पे हस्बैंड का, पार्टनर का सीमन लिया जाता है और स्पर्म्स और एग को कंबाइन करके लैब में डे 5 तक ग्रो किया जाता है और फिर इस डे 5 एम्ब्रियो को सिंपल टेक्निक से यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। सो आईवीएफ इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड ये इन 3-4 स्टेप्स में किया जाता है। मैम, ये आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करना। सिंपल शब्दों में मैं ये बोलूँगी कि जो काम हम औरतों की फलोपियन ट्यूब्स में होता है वो काम हम लैब में आउटसोर्स कर रहे हैं। सो इट इज़ द वर्क ऑफ आवर फलोपियन ट्यूब्स जो हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं। क्या बात है। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि किस समय एक महिला को डॉक्टर को दिखाना चाहिए अबाउट दिस इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी टेस्टिंग के लिए? सो चिन्मय, इसमें हम सबको ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारी एज 32 इयर्स से कम है और हमें शादी के बाद 1 साल हो गया है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए, तो हमें एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर किसी लेडी की उम्र 32 इयर्स से ऊपर है तो द वेट पीरियड शुड नॉट बी 1 ईयर। 6 मंथ्स तक अगर हम रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, देन इट्स टाइम टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अगर किसी कपल की प्रीवियस हिस्ट्री है रिपीटेड मिसकैरेजेस की, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, या औरत को इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं या अपने आप बिना दवाइयों के पीरियड्स ही नहीं आते, तो तुरंत की तुरंत हमें एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर आदमी को इरेक्शन में या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम है, देन ऑल्सो इट्स नॉट वर्थवाइल कि हम 6 महीने 1 साल तक वेट करें, हमें तुरंत एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।
पहले के ज़माने में बहुत सारे टैबूज़ होते थे या लोग इन सब चीज़ों को इतना खुल के नहीं सामने ला पाते थे। तो आपकी एडवाइस क्या होगी एक महिला के लिए जो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं? तो चिन्मय, यू विल बी सरप्राइज टू नो करंट फैक्ट्स। WHO ने एक सर्वे किया और ये पाया कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे इनफर्टिलिटी इज 1 in every 4 कपल्स। रूरल एरियाज में यही रेट 1 in every 5 या 1 in every 6 कपल्स है। इसके साथ साथ हर कपल को ये समझना पड़ेगा कि इनफर्टिलिटी इज नॉट अ फीमेल प्रॉब्लम। ये महिलाओं की समस्या नहीं है, ये एक कपल प्रॉब्लम है। बिकॉज 50% रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी इज फीमेल, 50% इज मेल। सो प्लीज व्यूअर्स, एनी कपल जो इस समस्या से जूझ रहा है, इट्स नो लॉन्गर अ टैबू। प्लीज आपस में बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए, फ्रेंड्स से बात करिए एंड सही टाइम पे एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आइए, बिकॉज हेल्प इज अवेलेबल। बहुत सिंपल टेक्निक से वी कैन हेल्प यू टू अचीव दैट ड्रीम ऑफ पेरेंटहुड। आपने बिल्कुल सही बात बोली डॉक्टर प्राची कि अब बहुत सारे क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, अब चीज़ें वैसी नहीं रहीं। सो इसी से मेरा एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ ये है कि हाउ डू वी चूज़ द राइट IVF सेंटर? मतलब बहुत सारे हैं, यू नो, स्पेशली इन बिगर टाउन्स टियर 1 में। तो किस तरीके से, किन पैरामीटर्स के माध्यम से हमें अपने IVF सेंटर का चुनाव करना चाहिए? सो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है एंड जो भी एक कपल फर्टिलिटी के लिए IVF सेंटर विजिट कर रहा है वो इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता है। बिकॉज वी सी एक IVF सेंटर, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी हैज़ 1 IVF सेंटर। IVF सेंटर का चयन करने के लिए हमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। IVF प्रोसेस का हार्ट है IVF लैब, एम्ब्रियोलॉजी लैब, जहाँ पे एक एग और स्पर्म को कंबाइन करके यूट्रस जैसा एनवायरनमेंट लैब में प्रोवाइड करके एक भ्रूण बनाना। सो आप जब भी किसी IVF सेंटर का चयन करें, प्लीज हैव कॉन्फिडेंस ऑन द IVF लैब। ये लैब को मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स रखते हैं और उन इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। तो जब भी आप एक IVF सेंटर जाएं, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि उनके पास किस तरह का फ़िल्टर है, एयर फिल्टर, किस तरीके का इंक्यूबेटर है जहां एम्ब्रियोज ग्रो करते हैं, उनके पास आधुनिक चीज़ें जैसे ICSI मशीन, लेज़र मशीन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं। सो IVF लैब के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानकारी ले लें। एंड सेकेंड, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, IVF इज़ अ वेरी इमोशनल जर्नी, इट्स अ मेंटली एग्जॉस्टिंग जर्नी। ट्रू। तो जो आपके IVF कंसल्टेंट हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप अ गुड रैपो विद दैट पर्सन हु विल बी परफॉर्मिंग योर IVF साइकिल। बिकॉज अगर माहौल अच्छा है, अगर आपका रैपो अच्छा है, अगर आप IVF सेंटर की टीम आपको उस जर्नी के लिए स्मूथली प्रिपेयर कर रही है, then IVF will never be emotionally taxing. You know, आप अभी जब इतनी फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आजकल के दौर में जहाँ पे हर कोई बहुत बिजी हो गया, एवरीबडी इज़ रनिंग आई डोंट नो फॉर व्हाट, तो ये इनफर्टिलिटी रेट्स इतने क्यों बढ़ गए हैं? कोई स्पेसिफिक रीजंस हैं मैम इसके पीछे? चिन्मय, सबसे बड़ा रीज़न है दैट हम बायोलॉजी के अगेंस्ट जा रहे हैं। हमारा ये शरीर को इस तरीके से नेचर ने डिज़ाइन किया है दैट हमारी फर्टिलिटी अपने पीक पे होती है अर्ली 20s में। ओके। एंड आई फील मोस्ट ऑफ अस आर लाफिंग टू हियर दैट कि 20 साल में कौन बच्चे पैदा करता है। बट अब जो हम अपनी मैरिज की एज को पोस्टपोन कर रहे हैं, अपनी प्रेगनेंसीज की एज को पोस्टपोन कर रहे हैं, दैट हैज़ बिकम द बिगेस्ट चैलेंज। सो वी गोइंग अगेंस्ट नेचर इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। सेकेंड है हम सबका लाइफस्टाइल। ना उठने का टाइम निश्चित है, ना सोने का टाइम निश्चित है, खाने पीने का कोई भरोसा नहीं। हम सब ऑफिस में बैठ के जंक खाते हैं। जब भी हम ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात ही कर रहे हैं। जब भी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, मोस्ट ऑफ अस रिसोर्ट टू अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको।
देन बैठे बैठे काम करते करते हमारा वर्कआउट नहीं होता, तो हम सब धीरे 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 मोटे होते जा रहे हैं। ये सारे रीजंस आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इनफर्टिलिटी। स्ट्रेस इतना है हम सबकी लाइफ में कि उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम फैमिली से दूर होते जाते हैं। वी डोंट स्पेंड टाइम इन आवर फैमिली विच शुड बी आवर स्ट्रेस बस्टर, पर हम दूर होके मॉल्स में, पब्स में, वी आर स्पेंडिंग लाइफ देयर। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इनफर्टिलिटी। देन ऑल्सो जो हम हवा सूंघ रहे हैं वो अगर हमारे फेफड़ों को काला कर सकती है तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी उतना ही खराब हाल कर सकती है। देन खाने में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी समस्याएं इनफर्टिलिटी की रेट्स को इंक्रीज करती जा रही हैं। काफ़ी इंसाइट्सफुल और आई थिंक काफ़ी रेलिवेंट चीज़ें आपने कही, बिकॉज मैं भी उससे रिलेट करता हूँ और काफ़ी सारे फैक्टर्स तो आई थिंक जो आपने कहे वो मेरे लाइफ में भी एप्लीकेबल होते हैं। खैर इस चीज़ को यहीं पे छोड़ के मैम अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इन टर्म्स ऑफ IVF ट्रीटमेंट, तो कितने % चांसेस होता है कि ये सक्सेसफुल रहेगा, या 100% ये सक्सेसफुल ही होता है, या कभी ऐसे केसेस भी होते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा हो? तो चिन्मय, एक चीज़ हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि IVF इज़ नेवर 100%। IVF का सक्सेस रेट 2-3 चीज़ों पे निर्भर है। इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं फीमेल की एज और उनमें अंडों का रिजर्व। तो ये दोनों पैरामीटर्स पैरामाउंट इम्पोर्टेंस हैं और इन्हीं दोनों पैरामीटर्स से मोस्टली ये पता लगा सकते हैं कि IVF का सक्सेस रेट कितना होगा। देन हम IVF क्यों कराना चाहते हैं? क्या औरत की ट्यूबों में प्रॉब्लम है, या ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, या प्रॉब्लम पार्टनर के सीमन सैंपल में है? तो द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी ऑल्सो गाइड्स इट्स सक्सेस रेट। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो 30 साल में IVF का सक्सेस रेट रूटीनली 75% के आसपास होता है। 35 इयर्स में आते आते ये 60% रह जाता है और 40 इयर्स में 30-40% के आसपास होता है। ओह, सो देयर आर चांसेस कि आपने IVF ट्राई किया और वो सक्सेसफुल ना हुआ हो, ऐसा भी होता है। एंड कितने IVF के साइकिल्स नेसेसरी होते हैं एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी से पहले? क्या कोई ऐसे साइकिल्स भी हैं या एक बार में ही? जैसे मैंने बोला जिनमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिलने का चांस 75% है। तो जनरली लोग कहते हैं कि 2 या 3 साइकिल्स तक आते आते 95% पीपल कंसीव। अगर हम बात करें कि हम मैक्सिमम साइकिल्स कितनी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम रूटीनली जो गाइडलाइंस बोलती हैं वो ये बोलती हैं कि 5-6 साइकिल से ज़्यादा जनरली नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर उसके बाद वुमेन में साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एग्री करूँगा, आई थिंक सारे व्यूवर्स मुझसे एग्री करेंगे कि बजट भी देखना पड़ता है कि कितना एक्सपेंसिव है ये साइकिल और क्या इज़ इट वर्थ स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी। तो मैम इन जनरल कितना एक्सपेंसिव है ये पूरा प्रोसेस? जिनमें जनरली एक IVF साइकिल इंडिया में 1.35 lakhs to 1.5 lakhs के बीच में होता है। Tier 1 सिटी में या छोटे शहरों में भी? दोनों जगहों पे इतना होता है। Okay. क्योंकि IVF में जो हार्मोनल इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो मेजॉरिटी कॉस्ट उन हार्मोनल इंजेक्शंस की होती है जो रफली 50 to 65,000 के बीच में वैरी करता है। देन जो लैब में चीज़ें हो रही हैं उन सबको टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 1.3 to 1.5 L इन बोथ Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़। और मैंने कुछ अपने सर्कल में सुना भी है कि जो लोग डरते हैं IVF करवाने से पहले, उनको लगता है कि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। तो क्या क्या रिस्क्स और चैलेंजेस इन्वॉल्व हैं और क्या सही में इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस? तो जिनमें बिलीव मी, एवरी कपल हु कम्स टू अ फर्टिलिटी सेंटर IVF के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि IVF इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, IVF नाउ जो IVF में हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं वो इतने ज़्यादा रिफाइंड हो गए हैं कि जब वो इंजेक्शन लगता है तो ऑफ कोर्स एक पिन प्रिक जितना दर्द होता है, बट लॉन्ग टर्म पेन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दीज इंजेक्शंस। और जो फाइनल एग रिट्रीवल का प्रोसेस है
वो लेडी को बेहोश करके किया जाता है. तो ऑफ कोर्स दैट इज ऑल्सो नाउ नॉट रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ पेन. सो फिजिकल पेन से ज़्यादा आई वुड से देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड मेंटल पेन इन्वॉल्व. बट अगर यू हैव अ गुड रैपो अपनी डॉक्टर के साथ, IVF सेंटर की टीम के साथ, काउंसलर के साथ, देन IVF कैन समटाइम्स बी अ बोन इन योर लाइफ. जिस प्रोसेस का 75-80% सक्सेस रेट है and it is achieving you to become a mother or a father, then pin prick जितना pain is not much pain. वेरी ट्रू डॉक्टर. आपने जैसा कहा कि नज़रिए का भी इसमें आई थिंक योगदान होता है कि आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा है. सो आई थिंक इट्स द सेम कॉन्सेप्ट कि यू शुड ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द एंटायर प्रोसेस व्हाइल कैरिंग आउट. थैंक यू सो मच डॉक्टर. सो ये था आज का इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो. आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिए और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें. और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी.